Hello everyone, I hope you all are fine. So, from this video, we are going to start our static GK portion in a very comprehensive manner. And I assure all of you that by studying all of these videos, from all of these videos, you will be able to just see the question एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. अगर कोई भी बेसिक से क्वेश्चन बनता है उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी. बट ऑल्सो वी नीड टू ऐड समथिंग इन इट कि अगर कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डाटा तो बहुत सारे होते हैं. सो उस डाटा बेस्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, इम्पॉर्टेंट डाटास को कवर करेंगे. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वी आर एबल टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस और नॉट. So this video is dedicated to all SSC exams, especially SSC CGL का एग्ज़ाम आ रहा है, SSC MTS का है, SSC स्टेनोग्राफर का है एंड ऑल ऑफ द SSC एग्ज़ाम्स. जो SSC का पैटर्न रहता है, कुछ एक टॉपिक से SSC एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछती है. सो आज की इस क्लास से हम अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तैयार करेंगे. ठीक है, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या एक्चुअली इकोनॉमिक्स होता है. सो आज की पूरी क्लास बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर होगी. ठीक है, जो भी इकोनॉमी होती है वो उसके बेसिक्स से क्या हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं, ऑल द रेलेवेंट थिंग्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी. कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट करे. सो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं एंड ऑल्सो मैं नोट्स की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगी. सो आप वहाँ पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं. सो सबसे पहले बात ये आती है कि अब हमें इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स पढ़ने क्या हैं. अगर हम किसी भी SSC एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं सो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हम साइड बाय साइड इस सीरीज़ में चलाने वाले हैं यूट्यूब वीडियो की. ठीक है, सो यूट्यूब वीडियो में आपको क्या हम करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे. जैसे आज हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, कल हम नेशनल इनकम पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ेंगे. सो इसी तरह के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस बनेंगे PYQ में जो भी बने हैं वो भी साथ साथ देखेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग. अब इस वीडियो के लास्ट में आपको PYQs भी सारे SSC एग्ज़ाम्स के यहाँ पर मिलेंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं. ठीक है, तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आज का ये टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स. एंड आज हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में. बेसिक्स. सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है. सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स बेसिकली रेफर्स टू स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करें. ठीक है, सो दे आर एबल टू फुलफ़िल आवर नीड्स एंड वांट्स. तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, रिसोर्सेज कहलाएंगी. एंड उनको किस तरीके से एलोकेट करें उसको ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. आप सभी को पता है कि हमारे पास वाटर भी, जो फ्रेश वाटर है वो भी लिमिटेड है. जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी लिमिटेड हैं. हमारे ट्रीज़ जो हैं वो भी एक लिमिटेड फॉरेस्ट कवर है. सो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं. कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो यहाँ पर पूरी एक अत्यधिक मात्रा में हो. अगर हमारे पास यहाँ पर सॉल्टी वाटर है तो उससे कहा जा सकता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है. बट यहाँ पर अगर हम फ्रेश वाटर जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करेगा एंड दैट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ अ रिसोर्स, सो वो हमारा क्या है, लिमिटेड है. सो अगर मैं कहूँ एक 10 रुपये नोट है, सो आप उसमें से क्या क्या चीज़ें को बाय कर सकते हो. सो आप कहोगे कि मैं यहाँ पर एक 10 रुपये का पेन भी ख़रीद सकती हूँ, मैं यहाँ पर 10 रुपीज़ की इरेज़र भी ख़रीद सकती हूँ, मैं यहाँ पर 10 रुपीज़ की 2 स्टेनो की पेंसिल भी ख़रीद सकती हूँ, है ना. सो ये सब चीज़ें एक 10 रुपीज़ की नोट्स में कैसे ख़रीदी जा सकती हैं. तो हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड. लेकिन जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब दीज 10 रुपी नोट्स एंड अदर रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर, सो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये हैं लिमिटेड. ठीक है, सो इन्हीं की एलोकेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में हम 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं. पहली ब्रांच जो होती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी ब्रांच जो होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स.
सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में डील करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एंड इंडिविजुअल के बारे में ही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम के बारे में देख रहे हों, चाहे हम यहाँ पर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में देख रहे हों, सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, अगर मैं एक शॉप पर कुछ चीज़ बाय करने जा रही हूँ, सो आई एम अ कंज्यूमर एंड द शॉपकीपर इज़ ए रिटेलर, सो उस चीज़ में मेरा क्या रिएक्शन होगा, मेरा क्या बिहेवियर होगा, एंड उस प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर होगा जिसने उस गुड को प्रोड्यूस करा हो, जिसने उस चीज़ को प्रोड्यूस करा हो जो मुझे ख़रीदनी है, उस रिटेलर का क्या बिहेवियर होगा जिससे मैं यहाँ पर सामान को ख़रीद रही हूँ। सो दैट ऑल अंडर कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एडम स्मिथ हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जिसमें हम एग्रीगेट्स के बारे में बात कर रहे हों। यहाँ पर हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे, बट यहाँ पर हम एग्रीगेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एग्रीगेट्स का मतलब है फॉर इकोनॉमी एज ए होल, मतलब एक इकोनॉमी का एज ए होल हम बात कर रहे हैं। मतलब उस पूरी, अगर कोई एक नेशन है, सपोज़ इंडिया है, सो उस इंडिया की पूरी इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करेंगे, जिसमें हमारा फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें हमारे देश की इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाएगी, जिसमें हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्लूड हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जॉन कीन्स या फिर J.M. कीन्स, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। एंड जॉन कीन्स का जो ओरिजिन रहा था वो हमारा इंग्लैंड ओरिजिन रहा था, ठीक है, इंग्लैंड से थे ये, ठीक है। सो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये तो था हमारा बेसिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड सो एज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पास्ट ईयर में क्वेश्चन भी बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन से क्वेश्चन इनका बना था, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ यहाँ पे जान लेनी है। देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ है प्रॉब्लम्स। अब हमको पता है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, स्कैर्स हैं, ठीक है, स्कैर्स हैं। तो उन स्कैर्स रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करेंगे कि जो कंज्यूमर है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो भी उस गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, एंड सोसाइटी का भी वेलफेयर हो जाए। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सो पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, हम किस टाइप का गुड प्रोड्यूस करें। अभी इस लेक्चर के फर्दर पार्ट में आप यहाँ पे जानोगे कौन से टाइप्स के गुड होते हैं। सो अभी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स को करें या फिर हम कंज्यूमर गुड्स को करें। कैपिटल गुड्स का मतलब है जैसे हम किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो मशीनरी मतलब कैपिटल गुड्स, जो और गुड्स को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री में जाते हो, तो आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर मशीन की ज़रूरत होती है जिसमें बल्क में आइसक्रीम हमारी क्रिएट होती हैं। सो वो जो मशीन है वो क्या है, कैपिटल गुड, जो हमारा कंज्यूमर गुड को बनाने में हेल्प कर रही है। कंज्यूमर गुड क्या है, आइसक्रीम, जो कंज्यूमर अपना यूज़ करता है एज अ पर्पस ऑफ फुलफिलिंग हिज और हर वांट्स, ठीक है, उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। ऐसे ही हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें कि हमारा जो गुड्स है वो हमारा
बेस्ट एलोकेशन हो जाए उसकी। बेस्ट एलोकेशन में 3 क्राइटेरिया मैंने बताए कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी हो जाए एंड सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए। तो ये होता है बेस्ट एलोकेशन। ठीक है। सो हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव का। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है जब हम किसी सामान को बनाने में, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देन कैपिटल। जैसे मैन पावर हमने बहुत ली है एंड हमारे पास मशीनरी है नहीं, सो ये हमारी क्या हो जाएगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि हमने सिर्फ वहाँ पर AI रोबोट्स ही रखे हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड वहाँ पर कोई भी मैन स्किल, मैन पावर वहाँ पर नहीं है। सो मतलब यहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेबर से। तो ये होती है कैपिटल इंटेंसिव। सेम एज अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम पे आऊँ, वो होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करूँ? रिच के लिए करूँ, रिच के लिए करूँ या पुअर सेक्शन के लिए करूँ? अगर मैं रिच के लिए करती हूँ तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिच से हमारा इजीली मनी को अर्न किया जा सकता है। बट अगर मैंने पुअर को करा तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ रिच के लिए ही प्रोड्यूस करती रही अपने गुड्स को, सो इट मीन्स कि हम यहाँ पर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो है आपका सोसाइटी का वेलफेयर, यानी सोशल वेलफेयर को हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बट अगर मैंने पुअर के लिए यहाँ पर प्रोड्यूस करा तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर तो अटेन हो जाएगा बट प्रॉफिट अटेन नहीं हो पाएगा। सो दीज आर योर मेजर प्रॉब्लम्स। अब कुछ सॉल्यूशन तो होगा इन प्रॉब्लम्स का। सो इसलिए इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारा यहाँ पे हेयर कम्स इन पिक्चर आवर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ पर पिक्चर में आती हैं इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स की हमारी इकोनॉमी होती है। पहली होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरी होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो भी हमारी होती है, मतलब जो सोसाइटी के लिए काम करे, नाम से पता लग रहा है सोसाइटी के लिए काम करे, वो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। इसी तरीके से कैपिटल मतलब जिसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। एंड सोशलिस्ट में हमारा पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस होती है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस होती है। मिक्स्ड में हमारा प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों रहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट का होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट दोनों होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ पर हमारी इकोनॉमी चलती है। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी हमारे होते हैं उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई को और क्या कहते हैं? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस की रेगुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। ठीक है। एंड ऐसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर गवर्नमेंट और डिमांड एंड सप्लाई दोनों के रेगुलेशंस पर चलती है। रेगुलेशन हमारी डिमांड एंड सप्लाई बनाएगी एंड इंटरवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा भी कर दिया जाता है कभी कभार जब ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस इकोनॉमी का एग्जांपल है हमारा चाइना, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है US, एंड हेयर मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है इंडिया। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी जो हमारे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन सब ये 3 प्रॉब्लम्स का जवाब हमारी ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देती हैं। नाउ कम फॉरवर्ड टू द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। ठीक है, दिस इज़ योर बैकबोन ऑफ योर इकोनॉमी इंडिया में। सो प्राइमरी सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सो इसके अंदर हमारी जो भी चीज़ आती हैं वो आती है हमारी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। एलाइड एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एनिमल हस्बेंड्री आती है, फिशरी आती है, पोल्ट्री आती है। सो ये सारी चीज़ें हमारी एलाइड एक्टिविटीज़ में आती हैं। एंड एग्रीकल्चर तो हमारा है ही प्राइमरी एक्टिविटी में। एग्जाम्पल अगर कोई बोले तो माइनिंग भी इसी के अंदर आती है, फॉरेस्ट्री भी इसी के अंदर आती है।
एंड इन सारी जॉब्स को हम रेड कॉलर जॉब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो हमारा क्या है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मतलब अगर मुझे कॉटन से कॉटन शर्ट बनानी है, सो यहाँ पर ही बनेगी, वो इस फैक्ट्री में ही प्रोड्यूस होगी। एक हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट से फिनिश्ड गुड्स को बनाने तक की यात्रा जो ट्रैवल करता है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में ही होता है, ठीक है। देन उस कॉटन को शर्ट बनने के बाद जब वो लोगों के घरों तक जाएगी, जब आप अमेज़ॉन पे बुक करते हो तो वहाँ पर वेयर हाउसेस में उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं। वेयर हाउसेस मतलब गोडाउंस, जैसे हमारे एक बिल्कुल स्टोरेज सेंटर होता है वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे बल्क में वहाँ पर कपड़े होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी आपने ऑर्डर करा है। सो वो लोगों के घर तक कैसे पहुँच रहे हैं, वो हमारे किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, किसी कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनसे एंड वो यहाँ पर ट्रैवल करके आ रहे हैं आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने। सो दीज आर द सर्विसेज। सो उसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये इन्हीं को क्या कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स। सो यहाँ पर हमारी ये क्या होती हैं, वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर वाली ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, ठीक है। सो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा वही है कि हम किसी एक प्राइमरी प्रोडक्ट को एक फिनिश प्रोडक्ट्स में यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेन जो आपकी सेक्टर की क्लासिफिकेशन होती है इकोनॉमिक्स में। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इस आधुनिक दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी एक चीज़ ऐड और हो गई है, वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड हमारा आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से एडवांस होती जा रही है। तो उसी के लिए हमारा एक सेक्शन और ऐड हुआ है सेक्टर्स में, जो है आपका क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। ये दो सेक्टर्स और ऐड हो गए हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें हमारे पास में इंटेलेक्ट और नॉलेज देखी जाए, ठीक है। जैसे कि हमारी आईटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरीके के काम जो होंगे वो हमारी क्वार्टरनरी सेक्टर में आएंगे। ऑन द अदर हैंड क्वीनरी सेक्टर में हमारे वो सारे काम होंगे जिसमें हाई डिसीजन पावर नीडेड है, जैसे किसी पॉलिटिशियन का काम हो गया, पॉलिटी हो गई, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हमारी किस में होंगी, क्वीनरी सेक्टर में होंगी। एंड ये कौन सी जॉब है, गोल्डन कॉलर और गोल्ड कॉलर प्रोफेशन जॉब, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद में रखना है। अब थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सो वो है आपकी डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिमांड क्या होती है, डिमांड होती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपने एक गुड मतलब जैसे ये पेन हो गया, कोई बोतल हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, उसे गुड कहते हैं इकोनॉमिक्स में, गुड या फिर कमोडिटी, ठीक है। सो आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे उस गुड को परचेज कर रहे हो, उसकी कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी आप लेना चाह रहे हो, वही डिमांड है। सो द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर गुड एट ए पर्टिकुलर प्राइस इज नॉन एज डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी भी गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि अदर फैक्टर्स हमारे काफ़ी और ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। सपोज़ अगर यहाँ पर बॉटल का प्राइस, कोई बॉटल मुझे परचेज करनी है, वाटर बॉटल, सो उसका प्राइस पहले था 200 रुपीज़, अब 200 से कितना हो गया 300। तो पहले मेरी जो डिमांड थी उसको लेने की वो थी यहाँ पर 100, ठीक है। सपोज़ मैंने अपनी डिमांड को एक क्वान्टिफाइएबल डाटे में दे दिया, दैट इज़ 100। बट अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा, अगर उस बॉटल का प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरी डिमांड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, अब हो जाएगी 50, ठीक है। दिस इज़ द हाइपोथेटिकल फैक्चुअल डाटा, इसको आपको याद नहीं करना है, बस देखना है कि हाँ जैसे ही प्राइस बढ़ रही है तो उस गुड्स को मैं नहीं खरीदूंगी और उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो अब आता है एक कॉन्सेप्ट, वो होता है यूटिलिटी का। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। कि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर पेन है और उससे लिख के मुझे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिल रही है, देन दिस पेन इज़ प्रोवाइडिंग मी द यूटिलिटी, दिस इज़ प्रोवाइडिंग मी द सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी भी दो प्रकार की होती है, उतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस आप ये ध्यान में रखना, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल,
ठीक है। कार्डिनल मतलब जिस यूटिलिटी को हम नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर इस पेन को यूज़ करने से मेरे को 4 यूटिलिटी की अगर हम उसको क्वांटिफाइबल डाटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूटिलिटी की जो यूनिट्स होती है वो होती है यूटिल्स। सो कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को नंबर की टर्म्स में दिखाते हैं, ऑर्डिनल में हम इसको नंबर की टर्म्स में नहीं दिखाते। इसको हम सिंपल कहते हैं कि इस पेन को यूज़ करने से मेरे को वेरी हाई यूटिलिटी मिल रही है या फिर वेरी लो, ठीक है। हाई या लो में हमारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी मैंने क्यों बताई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का जो आपका क्वेश्चन है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सीजीएल का था मेरे ख्याल से। आई एम नॉट रिमाइंडिंग द एग्जैक्ट पेपर बट था उसमें क्वेश्चन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये क्या कहता है, देखो कहता है सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं। एक चाय का कप है, उस चाय के कप को आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। एंड आपने उस चाय के कप को कंज्यूम करना शुरू करा सुबह के 5 बजे से, एंड आप रात के 12 बजे तक उसको कंज्यूम किए जा रहे हो। एक कप को नहीं, बहुत सारे कप्स को, देयर आर मल्टीपल कप्स। तो क्या आपको और चाय पीने का मन करेगा? अगर आपने एक कप चाय पी, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगा। आपने दूसरी कप चाय पी तो आपको और अच्छा लगा। बट जैसे ही आप तीसरी कप चाय पियेंगे तो आपकी जो यूटिलिटी होगी, आपकी जो सेटिस्फैक्शन पावर होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे जा रहे हैं तो हमारा मन नहीं करता कि वो चीज़ हम दोबारा कंज्यूम करें। दैट इज़ वॉट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सेज, कि हमारी इसमें 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि 5 बजे से 12 बजे तक कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन हो रहा है। दूसरा कि यहाँ पर मैंने कप क्यों लिया, मैंने यहाँ पर स्पून क्यों नहीं ली कि 1 स्पून चाय मैंने यहाँ पर इनटेक करी है, बिकॉज इट डील्स विद द स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट इज़ योर 1 कप ऑफ टी, नॉट 1 स्पून ऑफ टी। 1 spoon of tea is not a standard unit. 1 cup of tea is a standard unit. As more and more I consume a particular good, a particular standard commodity, so the marginal utility or the additional utility for consumption of every extra cup of tea declines. ठीक है, आपका जैसे ही आप तीसरे कप पे जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी और डिक्रीज होगी, 4th कप पे जाएंगे और डिक्रीज होगी, 5th कप पे जाएंगे तो और डिक्रीज होगी। दैट इज़ योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Now moving to the next topic, which is your supply. Supply means कि हम यहाँ पर कंज्यूमर की प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोड्यूसर की प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर गुड को एक प्रोड्यूसर कितने पे सेल करना चाह रहा है, कितने पे सप्लाई करना चाह रहा है, दैट इज़ योर सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे वो प्रोड्यूसर उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इसलिए देयर इज़ एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बट लॉ ऑफ डिमांड में हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप था प्राइस एंड डिमांड के बीच में। ठीक है, इन्वर्स मतलब उल्टा, प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड घट रही थी, यहाँ पर डायरेक्ट है प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर लास्ट टॉपिक है इस पूरी वीडियो का, ख़त्म करते हैं। बेसिक्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स के बाद हम टॉपिक वाइज यहाँ पर चलने वाले हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कौन उसे ओन कर रहा है। तो पहला होता है पब्लिक गुड। सो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल हों, एंड अगर कोई एक इंसान उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो उस चीज़ की क्वांटिटी दूसरे इंसान के लिए कम ना हो। दैट इज़ कि पब्लिक गुड्स हमारे क्या होते हैं, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल का मतलब है अगर सपोज़ एक कमोडिटी को जो कि पब्लिक गुड है, ठीक है, उसको अगर एक इंसान कंज्यूम कर रहा है तो उसकी मात्रा कम नहीं हो रही है किसी दूसरे इंसान के लिए। सपोज़ इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो वो है पब्लिक पार्क में जाते हैं, वो हमारे लिए कॉमन है। ठीक है, सो मतलब दैट इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल। कोई उस पब्लिक पार्क में एंट्री करने से कोई हमें रोक नहीं सकता क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनाया गया है। नॉन राइवल का मतलब है अगर एक इंसान उस पार्क को यूज़ कर रहा है तो उस पार्क की क्वांटिटी दूसरे के लिए तो कम नहीं हो रही है, तो दैट इज़ नॉन राइवल। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो राइवल भी हों, मतलब किसी एक कंज्यूमर के कंज्यूम करने से उनकी मात्रा दूसरे के लिए कम भी हो रही हो और जो किसी के लिए कॉमन भी ना हो।
मतलब एक्सक्लूडेबल भी हों। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो चीज़ हमने पैसे दे के खरीदी हो, जैसे मेरा पेन, ठीक है, ये पेन जो हमने पे करके ख़रीदी है वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। क्लब गुड्स, क्लब गुड्स क्या है कि जो नॉन राइवल हों बट एक्सक्लूडेबल हों। देखो जैसे आप जिम में जाते होंगे तो जिम में आप पैसे दे के जाते हो, ठीक है, पैसे दे के जाते हो तो मीन्स वो सबको एक्सक्लूड कर रहा है, जो पैसे देगा वही जाएगा, कॉमन नहीं है वो, ठीक है। लेकिन नॉन राइवल है, नॉन राइवल का मतलब है कि अगर कोई एक इंसान जिम को यूज़ कर रहा है तो उस जिम की क्वांटिटी कम नहीं हो रही है किसी दूसरे इंसान के लिए, ठीक है, वो भी वहाँ पर जाके जिम कर सकता है, दैट इज़ नॉन राइवल। कॉमन पूल रिसोर्सेज और कॉमन रिसोर्सेज एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ये होते हैं फिशरीज जहाँ पर फिश पकड़ते हैं, ठीक है। ग्रीन पास्चर्स जहाँ पे अपने नोमैडिक हर्डर्स, ठीक है, वो अपने चरवाहे जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे ग्रीन पास्चर्स, ठीक है। सो ये क्या होते हैं यहाँ पर, अब ये जो होते हैं वो राइवल होते हैं, मतलब अगर बहुत सारे जो हर्डर्स होंगे वो यहाँ पर अपने काउस को, कैटल्स को लेकर आ जाएंगे तो जो ग्रास की क्वांटिटी है दूसरे कैटल के लिए वो कम हो जाएगी। सो देयरफॉर इनको हम क्या कहते हैं, राइवल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है, तो दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, दे आर राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया था, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड से आया था, ये दोनों को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों बस ध्यान रखना, ओके। नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। तो देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जिन गुड्स का इस्तेमाल कंज्यूमर गुड्स को बनाने में या फिर अदर गुड्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल, मशीन की हेल्प से हम और भी गुड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बिजनेसमैन यूज़ करते हैं और बिजनेसेस यूज़ करते हैं या फर्म्स यूज़ करती हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कंज्यूमर गुड्स जो हमारे गुड्स होते हैं, तो ड्यूरेबल्स मतलब जैसे हमारी हो गई मशीन जो वॉशिंग मशीन वाली होती है, ठीक है, वो मशीन्स हो गई, फूड हो गए, क्लोथ्स हो गए, सो ऑल दीज थिंग्स आर ड्यूरेबल्स, ठीक है। एंड नॉन ड्यूरेबल्स जिनकी लाइफ स्पैन कम हो, ठीक है, जिनकी लाइफ स्पैन कम हो। सो यहाँ पर हमारी चीज़ें क्या आएंगी, जिनकी लाइफ स्पैन कम है तो फूड की लाइफ स्पैन कम होती है तो वो नॉन ड्यूरेबल्स में आ जाएगा, ठीक है। मशीन एंड क्लोथ्स हमारे ड्यूरेबल्स में आ जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। अब कुछ और टाइप्स ऑफ गुड्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक बार देखेंगे, पहला है इन्फीरियर गुड वो होता है, सपोज मेरी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो मैं किसी गुड की डिमांड ज़्यादा करूँगी, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऐसे गुड्स होते हैं अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पे मेरी डिमांड बढ़ने की बजाय घटेगी, क्यों, क्योंकि क्या पता मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया हो, ठीक है, स्टैंडर्ड बढ़ गया हो, हाई हो गया हो। कैसे, देखो एक कैंड फूड होते हैं जो इनके एग्जाम्पल हैं, कैंड फूड, अगर मेरी इनकम 500 रुपये थी पहले, ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कैंड फूड मेरे लिए सही रहता था क्योंकि उसमें मेरे को ये थोड़ा चीप भी पड़ता था एंड बेसिक नेसेसिटीज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। बट सपोज मेरा 500 रुपये से 1000 रुपये हो गई अभी सैलरी, ठीक है, सो उसमें क्या होगा, उस चीज़ में ये होगा कि यहाँ पर आई विल नॉट बी प्रेफरिंग द कैंड फूड नाउ। अब मैं यहाँ पर कैंड फूड का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास और बेटर ऑप्शंस होंगे अपने फूड की जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। आई विल रादर गो टू एनी गुड रेस्टोरेंट, ठीक है, फॉर माई डे टू डे नेसेसिटीज़। सो इसलिए हम यहाँ पर अपनी फूड नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए इस 1000 रुपीज़ में से अगर मैंने यहाँ पर ₹300 भी फूड पर मैंने एक्सपेंस करा है, सो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। बट यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 300 करूँगी तो मेरे पास तो बस 200 बचेंगे, सो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इट इज़ मोर और लेस आवर लेस सेविंग्स एंड हेयर द सेविंग्स आर मोर, ठीक है। सो दिस इज़ आवर इन्फीरियर गुड्स कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड यहाँ पर कम हो रही है, एग्जाम्पल कैंड फूड, ठीक है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करें, मतलब जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं पोटैटो, ठीक है,
या फिर पोटैटो एट्सेट्रा। तो देखो क्या होता है कि अगर पोटैटो या फिर पोहा, ठीक है, सपोज़ कोई एस्पिरेंट है जो यहाँ पर कहीं पर भी रह रहा है, पीजी में रह रहा है, सो पोहे, अगर पोहा 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ हो जाए तो क्या ऐसा कुछ वाइड चेंज होगा क्या आपकी डिमांड में? नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा खाते हो। इसी तरीके से पोटैटो इज़ अ नेसेसिटी वेजिटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो वो उसका इस्तेमाल यहाँ पर सब्जी बनाने में करते हैं। तो इसलिए अगर पोटैटो का यहाँ पर 20 रुपीज़ पर केजी से अगर 25 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो क्या इसकी डिमांड पे कोई गिरावट आएगी? नहीं आने वाली, बल्कि डिमांड तो और इंक्रीज़ होती ही चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर टाइप ऑफ गिवन गुड। नाउ कमिंग टू द वेबलिन गुड्स। व्हाट आर वेबलिन गुड्स? सो वेबलिन गुड्स भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, बट यहाँ पर एक गिवन गुड से अलग है। कैसे गुड से अलग है? यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट ऑफ जुड़ता है, वो होता है लग्जरी का। ये लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे रोलेक्स की वॉच हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ योर वेबलिन गुड्स, जिसमें लग्जरी का प्रोस्पेक्ट आ जाता है। फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स इसको हम कहते हैं। फाइनल गुड्स वो होता है जो एकदम फाइनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। इंटरमीडिएट और फाइनल को एक साथ समझेंगे। देखो, एक फार्मर है, ठीक है, उसने अपने गुड्स को यहाँ पर वीट, ठीक है, वीट को वो सेल करता है। देन यहाँ पर फ्लोर मिल है, ठीक है, फ्लोर मिल, यहाँ पे इस वीट का फ्लोर बन जाता है। देन इस फ्लोर को वो कहाँ पर सेंड करता है? बेकरी में। बेकरी में उस फ्लोर का ब्रेड बना देते हैं। देन बेकरी उसको किसी एक अच्छे कैफ़े में सेल करती है। कैफ़े वाले उसका गार्लिक ब्रेड बना देते हैं एंड उसको कस्टमर को सेल कर देते हैं, ठीक है। सो देखो, वीट अगर था, फ्लोर था, ब्रेड था, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि अंत में कंज्यूमर तक क्या पहुंच रहा है? गार्लिक ब्रेड। बट अगर आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ पे गार्लिक ब्रेड तो हम खाते ही नहीं, हम तो खाली ब्रेड खाते हैं, तो जो फाइनल गुड्स है और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो उनके कंजम्पशन यूसेज पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से एक कंज्यूमर उसका यूज़ कर रहा है। अगर आप खाली सिंपली ब्रेड, बेकरी से कोई ब्रेड लेने आ जाता तो यहाँ पर ब्रेड फाइनल गुड बन जाता, ठीक है। सो बट अगर यहाँ पर आप फ्लोर से यहाँ पे लेने आ रहे हो, ठीक है, फ्लोर से आप लेने आ रहे हो, तो यहाँ पर फ्लोर की आपको रोटी बनानी पड़ेगी। सो दैट इज़ नॉट योर फाइनल गुड, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सो उसके लिए आपको थोड़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्लोर इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, वीट इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सो उससे पहले हमारी ये जो चीज़ें चलेंगी, यानी कि जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुँचती वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। जो भी हमारा एट द एंड कंज्यूमर को मिल रहा है, दैट इज़ योर फाइनल गुड्स, ठीक है। एंड दैट इज़ द गुड्स जो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते हैं, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये चीज़ हम, ये सारे चैप्टर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब थोड़े बहुत हम यहाँ पर पास्ट ईयर पेपर्स देख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर SSC CHSL से मैंने लिया है, वो है विच ऑफ दीज इज़ रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इज़ एप्लीकेबल टू इट्स कंजम्पशन। अभी मैंने बताया है पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। दिस देयर इज़ ए क्लियर लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर विच ऑकर्स थ्रू द पेमेंट प्रोसेस। पब्लिक गुड्स लोगों को ईजीली अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर किसी को भी पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे पार्क्स वगैरह, तो उसमें जाने के लिए आपको वहाँ पर पे थोड़ा ना करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। इट्स कंजम्पशन इज़ राइवलरस इन नेचर। राइवलरस का मैंने आपको बताया था अभी, मतलब इसी लेक्चर में। राइवलरस का मतलब होता है कि अगर कोई कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी दूसरे कंज्यूमर के लिए कम हो रही है, तो ये भी नहीं है, नॉन राइवलरस होते हैं वो। तो बचा क्या, यही ऑप्शन है, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडरशिप। देखो, फ्री राइडरशिप मैं बता देती हूँ, वैसे तो ये कोर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है। सपोज करो कि यहाँ पर हमने टैक्स पे करा है, ठीक है, हमने टैक्स पे करा है एंड उसकी वजह से पब्लिक पार्क जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन उस पब्लिक पार्क को पूरा उसका बेनिफिट उठाने के लिए वो भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने टैक्स पे नहीं करा है। सो मतलब जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं करा है, दोज आर फ्री राइडिंग। वो यहाँ पर गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ का फ्री राइड कर रहे हैं, वो उसका फ्री फंड में बेनिफिट ले रहे हैं,
तो यही होता है हमारा फ्री राइडरशिप, ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट पब्लिक गुड के कंटेक्स्ट में अप्लाई होता है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो योर CHSL शिफ्ट। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि CHSL से है, CGL से है, स्टेनो से है, MTS से है। ये क्वेश्चंस SSC ने दिए हैं एंड ये सारे SSC के एग्जाम्स हैं, तो SSC अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन को स्वैप करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ योर विच ऑफ दीज इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। टर्शियरी सेक्टर का कौन सा कॉम्पोनेंट है? टर्शियरी सेक्टर में क्या आते हैं? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ सकते हैं? सर्विस सेक्टर में हमारा आता है ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? एड्स टू ट्रेड की हेल्प से। एड्स टू ट्रेड का मतलब जैसे अगर हमारे पास मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रही हूँ बट मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ट्रेड कैसे पॉसिबल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसी को ही हम टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। सो कौन सा कंपोनेंट है? माइनिंग एंड क्वेरिंग अभी बताया मैंने, प्राइमरी सेक्टर का है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वहाँ पर सर्विस दी जाती है, ठीक है। मशीन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। मशीनरी किस टाइप के गुड्स का एग्जाम्पल है? अभी बताया है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स भी आया, देखो इंटरमीडिएट भी आया, कंज्यूमर, सारे अभी मैंने सारे बेसिक्स में इंक्लूड करे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर, रिसोर्सेज, ओनर्स एंड फर्म्स। सो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल शुरुआत में ही बताया था लेक्चर के, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सिलरी एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी बताया है, प्रोडक्शन नहीं होता, सेलिंग नहीं होता, बाइंग नहीं होता, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट होते हैं? खाली ट्रेड के पार्ट होते हैं। एंड ये क्या होता है? वेयर हाउसिंग एड्स टू ट्रेड होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, वेयर हाउसिंग इज द करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन, what do you call the amount of organic matter produced per unit area over time period by plants during photosynthesis। तो ऑर्गेनिक मैटर, तो ये थोड़ी बहुत हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे हो गया है, ठीक है, और ज्योग्राफी से भी आप इसे लिंक कर सकते हो। सो SSC स्टेनो में आया हुआ है क्वेश्चन। सो उसमें क्या था कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब वही एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो वो प्राइमरी प्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने आपकी शुरुआत में ही कहा था लेक्चर के कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। जो भी लेक्चर में पढ़ाया है उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे इकोनॉमिक्स के लिए वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तो था ही इंपॉर्टेंट, ये आपको फाउंडेशन बिल्ड करता है आगे के सारे लेक्चर्स के लिए। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। सो अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। सो कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक रहता है, ठीक है। सो फ्रॉम जैन अप टू दिसंबर, दिस इज़ आवर कैलेंडर ईयर। एंड फाइनेंशियल ईयर हमारा कब तक रहेगा? फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। एंड इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपका बजट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि 1 फेब को जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो हमारी जो है बजट जो है वो शो करती हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर का कंसेप्ट समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऑल्दो ये फाइनेंशियल ईयर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है। सो इंडिया में के लिए यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड कि GDP क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय GDP। सो GDP का मतलब होता है, देखो सबसे पहले हम GDP से समझने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, हमने पिछले अभी यहाँ पर इसी वीडियो में भी पढ़ा था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो मैंने वहाँ पे बताया हो, शायद नहीं बताया हो, बट यहाँ पर एक बताने की बात आती है, वो आती है कि अब ये जो फाइनल गुड्स हैं ये हमारे GDP में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना वो GDP में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, सिर्फ फाइनल गुड्स होते हैं। तो मतलब GDP क्या है? GDP रेफर्स टू द मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within domestic territory of a nation during a financial year या फिर fiscal year,
फाइनेंशियल ईयर को फिजिकल ईयर भी कहते हैं, ठीक है। सो एक फिजिकल ईयर के दौरान जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जिस पे हमारा हक है, एक नेशन का हक है, तो वो डोमेस्टिक मतलब यहाँ के जो डोमेस्टिक यहाँ पर जो लोग हैं वो हमारे प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है जीडीपी में, कि जीडीपी यहाँ पर मनी वैल्यू होती है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जीडीपी में यहाँ पर एक बात नोट डाउन करने वाली होती है कि जीडीपी में हमारा ये मैटर करता है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वेयर इज़ द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का बात करी जा रही है। अगर कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो वो हम अपनी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये जीडीपी हमारा कौन कैलकुलेट करता है? सो जीडीपी हमारा जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारा जो कैलकुलेट होता है वो होता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हमारा कैलकुलेट करते हैं। एंड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो इसके अंतर्गत हमारा ये जो जीडीपी है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एंड कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स आएंगे, उन कंसेप्ट्स को ध्यान से समझना। देखो, अगर हम ग्रॉस से नेट जाते हैं, अगर हम ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो देखो ग्रॉस जो वैल्यू होती है ना वो बड़ी होती है हमेशा नेट से, ठीक है। मतलब कोई किसी बड़ी चीज़ से कम चीज़ पे जा रहे हैं तो हमें उसमें से कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या डिडक्ट करते हैं? ग्रॉस से अगर हम नेट जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एसेट है, एसेट का मतलब वो होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को फ्यूचर में रिटर्न देगी सो वो हमारी एसेट कहलाती है। अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। टाइम के साथ, जैसे कार आपने खरीदी वो आपकी एसेट है, बट टाइम के साथ उसकी डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं। टाइम का फैक्टर होता है, उसको नेचुरल कैलामिटीज़ से भी हमारी होती है, अगर हवा चल रही है एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर है तो रस्टिंग की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो एन एसेट। सो उस तरीके से टाइम के फैक्टर के संग उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही होता है हमारा डेप्रिसिएशन। अगर हम नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं तो हम इसी डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। ऐसे अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, तो हम ऐड करते हैं NFIA। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो NFIA क्या होता है? देखो NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो कुछ इंडिया के ऐसे लोग होंगे जो अब्रॉड में सेटल होंगे, ठीक है। सो वो जो इनकम कमा रहे हैं उनको हम उनकी जो इनकम है वो हम अपने देश की जीडीपी में काउंट कर रहे हैं, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसका मतलब है कुछ बाहर के लोग इंडिया में भी रहते होंगे, सो उनको भी हमें पेमेंट करना है। सो उनको जो भी पैसे दे रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है जितने नेट हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, बाहर से तो अमाउंट आ ही रहा है जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, माइनस जितना अमाउंट हम बाहर के रह रहे लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं उसको हम डिडक्ट कर देंगे। सो इस फॉर्मूले से हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है, ठीक है। सो अगर हम डोमेस्टिक टू नेशनल जा रहे हैं तो NFIA को प्लस करेंगे, अगर नेशनल टू डोमेस्टिक देन NFIA को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होता है कि किसी भी एक ऐसी कॉस्ट पे जिस पे हमारा जो कोई प्रोडक्ट है वो हमारा बना है, द कॉस्ट एट विच द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, सो वो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। एंड जिस कॉस्ट पे वो मार्केट में बिकता है जिसे हम MRP भी कहते हैं तो उसे हम कहेंगे मार्केट प्राइस, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट ऑब्वियसली बात है कम होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड होता होगा। सो इसमें हमारा जो ऐड होता है वो होता है NIT, ठीक है। एंड मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे यानी बड़े से छोटे पे जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस NIT। देखो NIT क्या होता है? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ वो होती है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को देती है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि वो इम्पोज किसी और पे हो रहा है लेकिन भुगतान कोई और भर रहा है। जैसे आप अगर किसी स्वीट शॉप पे जाते होंगे, कोई अच्छी स्वीट शॉप पे जा रहे हैं जिसने GST का नंबर भी लिया हुआ है एंड आपका GST का बिल भी कटता है, सपोज बर्गर किंग के जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आपको GST का अलग अमाउंट पे करना पड़ता है। तो GST इम्पोज तो बर्गर किंग वालों पर हो रही है लेकिन पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, आप कर रहे हो। सो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में जिस पे इम्पोज हो रहा है वही भुगतान करेगा। जैसे वेल्थ टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स मेरे पे लग रहा है, इनकम टैक्स अगर किसी भी इंडिविजुअल पे लग रहा है तो वही इनकम टैक्स को पे करेगा, कोई और पे करने वाला नहीं होगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को समझा। सपोज अगर आपसे कोई यहाँ पे ये पूछे, अब आपसे कोई ये पूछे कि आपको GDP MP मतलब मार्केट प्राइस से आपको NPFC
इस तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो सबसे पहले आप देखोगे ग्रॉस से मेरे को नेट जाना है, ग्रॉस बड़ा है तो ये नेट छोटा है, तो अब छोटे को मुझे बड़ा बनाना है, ठीक है, तो मुझे बड़े की इक्वल करना है ना। तो मैं क्या करूँगी कि नेट से अगर मेरे को ग्रॉस पे जाना है तो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर क्या, डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट के प्रोस्पेक्ट में। अब डोमेस्टिक से मेरे को कहाँ पे जाना है, नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। और आप ऐसे देख सकते हो, हम जो कि ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो पहले हम नेट से गए ग्रॉस पे, अब हम नेशनल से जाएंगे डोमेस्टिक पे। तो नेशनल से क्या घटाएं कि डोमेस्टिक आ जाए, घटाना ही पड़ेगा क्योंकि नेशनल ज़्यादा होता है, तो नेशनल से हम घटाएंगे NFIA, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, तो ये वाला साइड ज़्यादा है, ये वाला साइड कम है, ठीक है। सो इस पे हमको इससे जाना है, तो छोटे से हमको कम पे जाना है, यानी कि मतलब छोटे से हमको ज़्यादा पे जाना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा NIT। इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। ये इस तरीके से कन्वर्जन चलती हैं, एंड इनको जैसे GDP, MP, NNP, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, सो इन सबको हम एग्रीगेट्स भी कहते हैं, एग्रीगेट्स, ठीक है। सो इस तरीके से मैं आपको एक सवाल यहाँ पे देती हूँ, होमवर्क में भी मिलेगा, देखो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। GDPFC को अगर मुझे NDPFC में करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, PP कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, FC कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यही है बस आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे जाना होता GDPFC इक्वल टू NDPMP, so it will be ours. If I go from net to gross, then it will be minus depreciation. DD no change. FCMP, MP is more, FC is less, then I have to make this more less, so I will deduct my NIT, ठीक है, my NIT, ठीक है। NIT की जगह आप यहाँ पर ब्रैकेट करके इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एग्रीगेट्स। NNPFC क्या होता है? हमारा नेशनल इनकम होता है। मैंने अभी आपको एग्रीगेट्स के बारे में बताया, सो उस एग्रीगेट में NNPFC जो होता है वो हमारा नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम हमारा क्या है? नेशनल इनकम रेफर्स टू ऑल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलवेज फाइनल आएगा, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट। अब इसमें हम ये नहीं कर रहे कि हमारा कहाँ पर प्रोडक्शन टेक प्लेस कर रहा है, हम यहाँ पे ये फोकस करेंगे कि कौन कर रहा है, बस नॉर्मल रेजिडेंट करने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई लोग आएँ और वो हमारे सिटीजन ना हों, बट स्टिल दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज नेशनल इनकम, ठीक है। सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन आर नेशनल इनकम, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, दे आर नॉट सिटीजन्स, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर या फिर फिजिकल ईयर, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटेड नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट अप्रोच, 3 मेथड्स होते हैं, आउटपुट अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच। आउटपुट अप्रोच को हम वैल्यू एडिड अप्रोच भी कहते हैं, क्यों कहते हैं आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने स्पेस लीव करा हुआ है ताकि कुछ वैल्यू एडिशन हो तो यहीं हो जाए, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पे देखो वैल्यू एडिड मेथड। सो देखो वैल्यू एडिड मेथड में आपको क्या करना है, देखो सपोज करो एक फार्मर है, फार्मर ने क्या बेचा यहाँ पर, अपना वीट, ठीक है, रॉ मटेरियल बेचा, किसको बेचा, फ्लोर मिल को, तो उसने क्या बनाया, फ्लोर मिल ने अपना फ्लोर है, आटा जो है वो बेकरी को बेचा, बेकरी ने क्या बनाया, ब्रेड, ठीक है। सो ब्रेड किसको यहाँ पर सेल किया, कंज्यूमर को, ठीक है। सो अब सपोज़ यहाँ पर वीट जो है वो 2 रुपये का था, ठीक है, फ्लोर यहाँ पे 4 रुपीज़ का हो गया, एंड देन यहाँ पर बेकरी का जो अमाउंट था ब्रेड का वो 6 रुपीज़, एंड 6 रुपीज़ यहाँ पे इसको कंज्यूमर को पे करने पड़ रहे हैं ब्रेड को लेने के लिए। अब टोटल वैल्यू एडेड, अब इस ब्रेड की कॉस्ट क्या होगी, ब्रेड की कॉस्ट 6, 2 + 4 + 6 12, क्या ये होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे जो 2 है और 4 है एंड 6 है, तो जो 4 आ रहा है ना उसमें ये 2 रुपीज़ पहले से ही इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि वो अपना वीट से फ्लोर जो लग रहा है तो उसमें उसकी कुछ लागत भी लग रही है, उसकी मशीनरी, उसकी बिजली, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है वीट को फ्लोर बनाने में। इस तरीके से फ्लोर को ये बनाने, ब्रेड बनाने में उसकी काफ़ी सारे यहाँ पर उसकी मैनुअल जो वहाँ पर मेहनत है वो लग रही है, ठीक है। सो इसलिए 2 रुपीज़ यहाँ पर इसकी मेहनत के लग गए, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा कि वैल्यू एडेड, 2 रुपये + 2 रुपये + 2 रुपये, जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी ब्रेड की 6 रुपीज़, ना कि 12 रुपीज़। एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, ब्रेड, 6 रुपीज़ का ब्रेड, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमको टोटली ये वैल्यू एडेड नहीं लेना है, हमें इनका जो यहाँ पर डिफरेंस बैठ रहा है वो लेना है, ठीक है, ताकि हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो। डबल काउंटिंग, अब इससे अगर हम ये हमारे सिंपली प्लस कर रहे हैं तो इसमें जो 2 रुपीज़ हैं
वो 2 रुपीज़ पहले से इंक्लूडेड है इसके। इसी तरीके से इसमें ये जो 4 रुपीज़ है पहले से इंक्लूडेड है। सो ये जो इंक्लूडेड अमाउंट है हम वो डबल कर रहे हैं, डबल प्लस कर रहे हैं। तो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम वैल्यू एडिड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं फटाफट से इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड क्या होता है, देखो शो नहीं हो रहा हुआ, अब हो रहा हुआ। GVAFC, GVAFC लिख दो, ठीक है। GVAFC होता है हमारा GDPFC, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिड को फैंसी नाम दे दिया गया है GDPFC का। GDP को ही हम GVA कहते हैं। GVA इज़ मोर ऑफ द मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न टर्म है, ठीक है। सो मॉडर्न टाइम्स में जब 2011 एंड 12 में एक नया हमारा जो एक मेथड आया था GDP को कंपेयर करने के लिए कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ GDP को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स का इस्तेमाल करती थी। सो इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने न्यू हमारा मेथड जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं वो लॉन्च करा था। एंड उसी को हम क्या कहते हैं, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड। सो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, COE, कंपनसेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को जो भी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं प्लस सैलरीज, ठीक है। ऐसे इंश्योरेंस दे दिया, मेडिक्लेम दे दिया, उसके साथ साथ सैलरीज भी दी हैं। सो उसमें आता है कंपनसेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। मिक्स्ड इनकम, या मिक्स्ड इनकम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स कि हमारी जो फर्म है वो अनलिस्टेड है या फिर लिस्टेड है, ठीक है। अगर अनलिस्टेड है जिस पे हम केस नहीं कर सकते तो उस केस में हम मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। अगर लिस्टेड है जैसे रिलायंस, टाटा, सो उसमें हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरीके से हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इनकम कहाँ से आ रही है, देखो हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली होती है लैंड, दूसरी होती है लेबर, तीसरी होती है कैपिटल, चौथी होती है एंटरप्रेन्योर, मतलब एक इंसान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ यही हमारा ओनर है। तो लैंड के बदले में उसको फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं। फैक्टर पेमेंट्स उसे करनी पड़ रही हैं। लैंड के बदले में अगर कोई एक इंसान लैंड ले रहा है अपनी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए तो उस पर उसको रेंट देना होगा। लेबर हायर करिए तो उसको वेजेस देनी होंगी। कैपिटल अगर किसी से ली है तो भाई किसी से लोन वगैरह लिया है फिर कैपिटल लिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड एंटरप्रेन्योर है तो इन सबको देखिए वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑल दीज फोर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दीज फोर आर फैक्टर पेमेंट्स जो कि एक एंटरप्रेन्योर को करनी पड़ रही हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है कि CIGX-M। C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X मतलब एक्सपोर्ट एंड M मतलब इम्पोर्ट, ठीक है। सो इसको आप सिंपली आप इसे याद कर सकते हो। X-M को हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। इसमें कोई ऐसा खास समझाने का है नहीं, ठीक है। जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी GDP के अंदर इंक्लूड होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी, एक्सपोर्ट्स जो आ रहे हैं वो भी, माइनस इंपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट का मतलब है हम यहाँ से अपना कोई सामान बाहर के देश में बेच रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब है बाहर से कुछ सामान हम यहाँ पर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल हम इराक, ईरान जैसी कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारा रहता है। Okay, so this is all about your methods of calculating national income. Now moving to the most important concept, which is also exam oriented concept, which is our real GDP and nominal GDP. So what is real GDP? रियल GDP मतलब जो GDP हमारी बेस प्राइस पे कैलकुलेट हो। बेस प्राइस क्या है, देखो एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है, बेस ईयर ऐसे डिसाइड होता है, पहले हमारा जो बेस ईयर था वो 2004 से 2005 था, बट अब बहुत टाइम हो गया तो उसको चेंज भी करना था, कुछ चेंजेस भी आए थे हमारी इकोनॉमी में। सो इसलिए 2011 से 12 इसको हमें बेस ईयर रख दिया। और तो हमें अभी भी अपना बेस ईयर चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, उसकी जगह हम 2020 एंड 21 रख सकते थे। वी डिड नॉट डू दैट। क्यों नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे आया था कोविड। सो हम किसी भी ईयर को बेस ईयर तभी मान सकते हैं जब उसमें कोई ऐसी अननेचुरल और ऐसी कोई सडन कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा हो। कोविड वॉज लाइक कि हमको तो पता ही नहीं था कोविड आने वाला है। दैट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हमारे पास आई थी। सो इसके अकॉर्डिंग वी जस्ट सेट अ बेस ईयर जिसमें कोई भी नॉर्मल ईयर था, जिसमें कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं थे, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी नहीं आई, कोई ऐसी पेंडेमिक नहीं आई थी, कोई भी ऐसी चेंजेस खास देखने को नहीं मिले थे। सो उसको हमने बेस ईयर रखा। सो उस बेस ईयर के जो प्राइसेस हैं उसको हम कहेंगे बेस प्राइसेस। तो जो बेस प्राइसेस पे कैलकुलेट होगी उसको कहेंगे रियल जीडीपी। एंड जो करंट प्राइसेस सपोज अभी 2024 के जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उस पर जो कैलकुलेट होगी वो होगी नॉमिनल जीडीपी। सो जो रियल जीडीपी होती है, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो अपने अंदर नहीं लेती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी इस चीज़ को कंसीडर करती है कि जितने भी नए प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको वो अपने अकाउंट में ले। ठीक है, ऐसी रियल जीडीपी का यहाँ पे फॉर्मूला रियल जहाँ पर भी है तो रियल इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है कि हमारे जो महंगाई, अगर अच्छे शब्दों में बोलो तो महंगाई, ठीक है, कि जो हमारे प्राइस प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ हेयर कम्स इनटू पिक्चर
आवर न्यू कॉन्सेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जो है कि इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो इन्फ्लेशन को मेजर करने के हमारे दो मेथड्स हैं, एक CPI एक WPI। तो CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, इसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस इंक्लूड होती हैं। देखो इन्फ्लेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को करता है कि एक पर्टिकुलर गुड के जो प्राइसेस हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में हमारे हाउसेस के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हमारे फ्यूल्स के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारे सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन CPI बट सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन WPI, ठीक है। तो यही एक अंतर है इन दोनों में कि सर्विसेज जो है वो CPI में इंक्लूड होती हैं, WPI में नहीं होती हैं। सो WPI में और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि WPI क्या है कि होलसेल प्राइसेस इन अ पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स, एक बास्केट है गुड्स की जिसमें हमने डाल दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स, जैसे हमारा हो गया क्रूड ऑयल, माइनिंग एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी डाल दिए। सो अगर उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मतलब ये है कि हमारा WPI बढ़ जाएगा, मतलब हमारी इन्फ्लेशन आ रही है। तो इसके अंदर हमारी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। सो अब इनसे हमने क्या करा, एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने इन दोनों को स्टडी करा। उसके बाद हमें पता लगा कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव मेथड की ज़रूरत है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। सो इसलिए हमारा क्या आया पिक्चर में, GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, GDP डिफ्लेटर भी इन्फ्लेशन को ही मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, ठीक है। सो GDP डिफ्लेटर जो है वो जो इंडियन गवर्नमेंट है और RBI है उसके द्वारा इतना ज़्यादा पॉपुलरली जो अडॉप्ट है वो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आता है वो हमारा टाइम लेके आता है, मतलब एक साल में डाटा यहाँ पर दे दिया और क्वार्टरली बेसिस पे दे दिया। बट जो CPI एंड WPI का डाटा होता है वो मंथली बेसिस पे आता है। सो जो फ्रिक्वेंट डाटा होते हैं ना, सो अगर वो दिए जा रहे हैं तो उससे हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या एरिया हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर महंगाई की तरफ जा रही हैं। तो वो CPI एंड WPI ही यहाँ पर अच्छे से दे सकते हैं। ऑल्दो GDP डिफ्लेटर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ आवर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज़ आवर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम PDY के नाम से भी जानते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल वाई फॉर इनकम, ठीक है। इसके फॉर्मूले बस आपको याद रख लेना है कि जो भी हमारे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो भी हम अपने कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं और प्लस जितना सेव कर रहे हैं, उन दोनों को भाई खर्चा और जितना सेव कर रहे हैं उन दोनों को मिला के ही तो हमारी इनकम बैठेगी, ठीक है। सिंपली एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला है कि जो भी हमारी इनकम है अगर उसमें से हम अपने पर्सनल टैक्स घटा दें और जो गवर्नमेंट रिसीट लेती है, रिसीट का मतलब है जो गवर्नमेंट ले रही है, मतलब हमें कुछ पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, सो वो भी चीज़ हमने यहाँ पर घटा दी, तो ये यहाँ पे आता है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारा बन जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि क्या क्या आइटम्स हमारे GDP में एक्सक्लूड हो जाते हैं, GDP क्या क्या आइटम्स को अपने अंदर नहीं लेता। सो पहला है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सपोज किसी शेयर्स की बाय एंड सेलिंग हो रही है या फिर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, सो वो हमारी GDP में इंक्लूड नहीं होती है। इसी तरीके से जो हमारी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे हमारा बार्टर सिस्टम। सपोज एक इंसान है A, एक इंसान है B, ठीक है। एक इंसान के पास है यहाँ पर क्लोथ एंड एक इंसान के पास है यहाँ पर शुगर। अब A को क्या ज़रूरत है, शुगर की, एंड B को क्या ज़रूरत है, क्लोथ की। तो ये दोनों आपस में इसको एक्सचेंज कर लेंगे। सो दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन GDP। क्यों, क्योंकि GDP ऑलवेज फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मॉनेटरी टर्म्स में हो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स GDP इग्नोर कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड है मनी अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़। सो कोई जैसे इलीगल, जैसे गैम्बलिंग से कोई हमारी मनी कमाई है, या फिर लॉटरीज, ठीक है। सो ये सारी जो अमाउंट है ये हमारा GDP में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, important concept, another important concept is HDI. What is HDI? HDI refers to Human Development Index. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो हमारी 134 आउट ऑफ 193 है, ठीक है। एंड फर्स्ट रैंक कौन होल्ड कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है।
ठीक है। 1990 में HDI को, ये HDI का आइडिया किसने सजेस्ट करा था? हमारे भारतीय इकोनॉमिस्ट, इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन एंड अनदर पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। तो महबूब उल हक, ठीक है। सो उन्होंने हमारा ये जो HDI का है, ये हमारा जो ये प्रस्ताव है रखा था कि हाँ ऐसी भी कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिससे हम अपने डेवलपमेंट को, हमारी ग्रोथ तो GDP मेजर कर ही रही है, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सो देयर इज़ एन एसेंस टू ब्रिंग ए क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग आर डेवलपमेंट। सो उसको डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमारा HDI होता है। तो HDI में हमारे 3 इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है हमारा हेल्थ, दूसरा होता है हमारा एजुकेशन, तीसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो हेल्थ में क्या हम देखते हैं? हेल्थ में देखते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक इंसान कितने साल तक जी सकता है, एवरेज कितने साल वो जी रहा है, ठीक है। सो एजुकेशन में हमारा होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में हमारा कि अगर कोई जो किड है वो 8 ईयर्स का है, ठीक है, सो वो उसको कितनी साल जो है एजुकेशन मिली है, तो वो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में आ जाएगा। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट है तो उसको कितने साल हमारी एजुकेशन मिल रही है। नाउ मूविंग अहेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है पर कैपिटा इनकम। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन, टोटल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन, दैट गिव्स यू पर हेड और पर कैपिटा इनकम की हर प्रत्येक बंदे की, प्रत्येक यहाँ पर इंसान की इनकम कितनी है। सो दैट इज़ योर पर कैपिटा इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन में नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री और पॉपुलेशन, ठीक है। Now moving ahead to some terms. These are quite important terms. So these are recession, slowdown and depression. देखो सपोज हमारी GDP 100 थी, देन 90 हो गई, देन 80 हो गई, तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रहा है। मतलब यहाँ पर सपोज करो -10% हो गई, देन अगेन -8%। तो दीज आर द हाइपोथेटिकल फिगर्स, ठीक है। सो इस मतलब है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिवली डिक्लाइन हो रही है GDP, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसेशन। एंड रिसेशन तभी कहलाएगी जब वो टू क्वार्टर्स के लिए हो। 2 क्वार्टर्स मतलब सपोज करो 2 क्वार्टर्स का मतलब है 3 महीने, यानी मतलब हमारा कॉन्टिन्यूसली 6 महीने तक वो GDP जो है फॉल डाउन कर रही है, तो दैट इज़ नोन एज रिसेशन, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू स्लो डाउन। व्हाट इज़ स्लो डाउन? स्लो डाउन का मतलब है कि हमारा GDP जो है यहाँ पे 100, 1110, 112, 113। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले तो 10 से बढ़ी, देन 2 से बढ़ी, देन 3 से बढ़ी, मतलब बढ़ तो रही है, बट एक नेगेटिव यहाँ पर रेट से बढ़ रही है, क्योंकि 10 से 2 कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लो, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ 3 कर लो, तो 10 से 3 हो गया, देन 3 से 2 हो गया। इस तरीके से उसकी ग्रोथ रेट चल रही है, ठीक है। सो ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, दिस इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। डिप्रेशन इज़ कि बहुत ज़्यादा स्टीपली डिक्लाइन हो जाए हमारा GDP में, जैसे यहाँ 10 से हो रही है तो एकदम 100 से अगर 60 हो गई, सो दिस इज़ नोन एज डिप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा GDP का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पूरा होता है। नाउ हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, जो है हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो हमारा इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, मतलब फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, बट द मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ RBI, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट अपना डील करेगी वो हमेशा टैक्स रेट्स में करती है, टैक्स रेट्स या फिर सब्सिडीज़, वाइल ऑन दी अदर साइड जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में RBI है वो इंटरेस्ट रेट्स से डील करता है, ठीक है। सो जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है वो 2 प्रकार की होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है हम यहाँ पर लोगों के पास जितना भी पैसा है, मतलब लोगों के पास जितनी भी मनी सप्लाई है उसको हम कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड वो कैसे कम होगी? जब हम टैक्स रेट्स बढ़ा देंगे, तो लोगों के पास जो पैसा है उससे अगर उसके रेट्स बढ़ा देंगे तो हम उनसे पैसा ले रहे हैं, उनकी सब्सिडीज़ कम कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंशनरी का मतलब है हम लोगों को पैसा देना चाह रहे हैं, मतलब मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं,
सो इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी काम आएगी, जिसमें हम अपने टैक्स रेट्स अपोजिट कर देंगे यानी गिरा देंगे, मतलब डिक्रीज इन टैक्स रेट्स एंड इंक्रीज इन सब्सिडीज़। तो इसका जो मेन एम होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लाता है। एंड यहाँ पर अगर लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो चांस है वो वहाँ पर कम रहेगा, इन्फ्लेशन हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी की भी दो हमारे जो मेजर होते हैं वो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स एंड एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो वो मेजर्स होते हैं जिसमें हमारे सारे इंक्लूड होते हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव में हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव प्राइस कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑक्शन। ठीक है, सो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव। क्या करने वाले हैं? डिस्कस क्वांटिटेटिव। सो यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव में पहला है आपका SLR, दूसरा है CRR। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, एंड CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, सो देखो, इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो होता है NDTL। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, तो ये हमारे किसके इक्वल होते हैं? जो भी बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है प्लस टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जैसे कोई भी इंसान है, सपोज़ कोई इंसान है, वो बैंक जा रहा है अपने जो पैसे हैं उनको हम डिपॉजिट कराने, तो बैंक उसको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सपोज़ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको वहाँ पर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बट उसके जो भी, जैसे सपोज़ वो 100 रुपये भी अगर करा रहा है यहाँ पर डिपॉजिट, सो उसको उस पर वहाँ पर वो जिस समय भी वो 100 रुपये मांगेगा वो उसको विड्रॉ कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इसलिए ये डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है कि जब भी उनकी डिमांड पड़ेगी, जो भी डिपॉजिटर है वो बैंक से उसको मांग सकता है। इसी तरीके से टाइम डिपॉजिट होते हैं, इसमें हमारे फिक्स डिपॉजिट्स FDs वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, सो NDTL जो होता है वही हमारा डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो इस NDTL का कुछ पोर्शन जो बैंक है वो अपने पास रखता है। ठीक है, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी या फिर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस आए जिसमें पैसे की कमी हो रही है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो बैंक है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो अपना क्या मेंटेन करते हैं? SLR। तो SLR NDTL का वो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ NDTL विच अ बैंक कीप्स विद इटसेल्फ, अपने पास रखता है। ठीक है, अब इस NDTL का कुछ रेशो जो बैंक है वो RBI को देता है, वो RBI के पास सबमिट करा देता है। ठीक है, सो जिस तरीके से बैंक अपने पास रख रहा था उसी तरीके से जो बैंक है वो इस NDTL का कुछ रेशो RBI को दे देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टूल। तो नेक्स्ट टूल देख लेते हैं क्या था? बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट। सो बैंक रेट हमारा क्या होता है? बैंक रेट का मतलब होता है द रेट एट विच RBI lends to commercial bank फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लैंड कर रहा है। इसी तरीके से फोर्थ जो आता है वो हमारा होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब LAF, इसके अंदर दो रेशियोज आती हैं। पहला होता है रेपो रेट एंड दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपने न्यूज़ में भी काफ़ी देखा होगा कि RBI ने रेपो रेट को कम कर दिया एंड इसी तरीके से बैंक्स भी अपने लैंडिंग रेट्स को कम कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ रही है, महंगाई हो रही है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने देखी होंगी न्यूज़ में। सो ये एक्चुअली में होता क्या है? रेपो रेट का मतलब होता है द रेट एट विच RBI provides credit टू कमर्शियल बैंक्स। बट यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर एक देखने वाली होती है कि ये बैंक रेट एंड रेपो रेट आपस में कैसे डिफरेंट हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन होता है, बस डिफरेंस क्या रहता है? बैंक रेट में जो RBI लैंड करता है कमर्शियल बैंक को वो विदाउट कोलेट्रल करता है, मतलब कमर्शियल बैंक को कोई एक चीज़ गिरवी के तौर पे रखनी नहीं पड़ती। ठीक है, सो बट यहाँ पर क्या है? कोलेट्रल इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो जो कमर्शियल बैंक हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI को दे के RBI से पैसे ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट मतलब अब यहाँ पे RBI लैंड नहीं कर रहा, अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक लैंड कर रहे हैं RBI को। कमर्शियल बैंक व्हेन लैंड टू RBI विद द यूज ऑफ कोलेट्रल फॉर शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रेशियोज।
तो देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। एक चीज़ रह गई यहाँ पर हमारी, वो है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो अब क्या होता है कि आरबीआई के पास दो ऑप्शन होते हैं लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। लिक्विडिटी का मतलब है मनी इन सर्कुलेशन, कितनी मनी हमारी सर्कुलेशन में है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो पहला तरीका तो ये होता है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बाय कर ले बैंक्स से, कमर्शियल बैंक से, और दूसरा होता है कि उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, सो कैसे करेगा? देखो, अगर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को ले रहा है, अगर आरबीआई सिक्योरिटीज़ ले रहा है तो बदले में क्या देगा? पैसे देगा, रुपी देगा। तो अगर रुपी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ज़्यादा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, बट अब क्या होगा कि सेल, अगर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हमारे यहाँ पे क्या करा? सेल कर दिया। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया एंड बदले में हमसे क्या ले लिए? पैसे ले लिए। सेल करा है तो हमने बाय करा है, कमर्शियल बैंक ने बाय करा है। सो कमर्शियल बैंक से उसने पैसे ले लिए। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो मनी सप्लाई है लोगों के पास वो घट गई। इसका मतलब है इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वान्टिटेटिव टूल्स। अब देखो, यहाँ पे मैं क्वालिटेटिव टूल्स बहुत शॉर्ट में और ब्रीफ में यहाँ पे बता रही हूँ। एक होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि सपोज़ अगर मेरे को लोन लेना है, सपोज़ अगर मेरे को एक होम लोन लेना है, होम लोन। सो होम लोन सपोज़ मेरे को 1 करोड़ का लोन लेना है। सो 1 करोड़ का है, ठीक है। तो मुझे ये तो निश्चित है कि 1 करोड़ पूरे तो मिलने वाले नहीं है। मुझे अगर एक हाउस ख़रीदना है एंड उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, सो उसमें मुझे जो लोन मिलेगा वो 80 लाख रुपए का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20% जो बैंक है वो क्या रखेगा अपने यहाँ पर मार्जिन के तौर पे। तो मार्जिन के तौर पे ही 20% यहाँ पे रख रहा है बैंक अपने पास। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो हमें हम जितने का भी लोन लेते हैं उससे कम का अमाउंट हमें मिलता है, जो एक रिस्क सेफ्टी को इंश्योर करता है बैंक के रूप में। बैंक अपने आप रिस्क दे सकता है। बैंक नहीं चाहता कि उसके जो हमारे जो जिनको वो लोन दे रहा है वो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हों। ठीक है, सो इसलिए वो सेफ साइड पे लेके चलता है। नाउ कमिंग टू मोरल सुएशन। मोरल सुएशन देखो क्या होता है? मोरल सुएशन का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर रहा है, अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर रहा है तो हमारी बैंक्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो लैंडिंग रेट्स को, मतलब जिस रेट पे वो लोगों को लोन दे रहे हैं वो भी कम होना चाहिए अगर रेपो रेट कम कर रहा है आरबीआई। क्योंकि हमें पता है कि आरबीआई जो भी रेट्स को कम करेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक से डीलिंग नहीं होती है आरबीआई की डीलिंग होती है बैंक से, बैंक की डीलिंग होती है पब्लिक से। सो इसलिए आरबीआई जो भी स्टेप लेगा वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक अपने में इम्प्लाई करेंगे, तब जाके कहीं पब्लिक को बेनिफिट होता है। सो इसलिए अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर रहा है तो बैंक्स को भी अपना लैंडिंग रेट कम करना चाहिए, ताकि जो पब्लिक के जो मनी सप्लाई है वो हमारी बढ़ सके एंड लोगों को बेनिफिट हो सके। बट यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ मॉरली कंप्लाइंट कि आरबीआई किसी भी बैंक को फोर्स नहीं कर सकता कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम करा है सो वो लैंडिंग रेट कम करें बैंक्स। ठीक है, सो बैंक अगर लैंडिंग रेट्स कम करेंगे तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर चॉइस कि वो लैंडिंग रेट कम करना चाहते हैं या फिर नहीं। आरबीआई का बस मतलब है कि वो मोरली उनको परसुएड कर सकता है, कि मोरली कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा आरबीआई बैंक्स को सचेत कर सकता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए ताकि पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोरल सुएशन। अब आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है, सपोज क्या होता है कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो चेक करता है कि किस लोगों को, किन किन लोगों को लोन मिलना चाहिए या फिर नहीं। सेलेक्टिवली क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इसमें कैसे, सपोज अगर मान लो आगे आने वाले टाइम में अनसीजनल रेनफॉल होती है, अनसीजनल रेन होती है जिसकी वजह से टोमेटो की जो क्रॉप है वो यहाँ पे ख़राब हो जाती है और इसका अंदाज़ा फार्मर्स को लग जाता है। तो फार्मर्स क्या करेंगे, यहाँ पे टोमेटो को होल्ड करना, मतलब उनको जमाखोरी करना चालू कर देंगे ताकि हम फ्यूचर में उसको ज़्यादा दाम पर बेच सकें। सो उसके लिए वो क्या लेंगे, बैंक जाएंगे, बैंक से जाके लेंगे लोन, क्योंकि अभी उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत सारे जो टोमेटोज़ हैं वो यहाँ पर ख़रीद सकें, तो इसलिए वो बैंक जाएंगे। अब आरबीआई को इसके बारे में पता लगता है कि इससे तो आगे आने वाले में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए क्या करता है आरबीआई, इन सभी फार्मर्स को लोन देने पे चेक्स लगा देता है कि अब हम आपको लोन्स नहीं दे सकते और सेलेक्टिवली क्रेडिट देंगे, इतने अमाउंट का लोन ही दिया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। डायरेक्ट एक्शन क्या कहता है, आरबीआई जो है वो बैंक्स को ये चेक करता है कि बैंक अपना सीआरआर और एसएलआर कोटा जो है वो मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं बैंक्स, तो आरबीआई उन पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। आरबीआई समटाइम कैन ऑल्सो कैंसिल द लाइसेंस ऑफ अ बैंक। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिस्कल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हमने इस टॉपिक को यहाँ पर 10 मिनट्स में कवर करा।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आते हैं, देखो छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे। अब है हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक। सो इन्फ्लेशन का मतलब है जनरल प्राइस लेवल में जो भी चीज़ें हैं उनका महंगा हो जाना। तो देखो महंगी जो चीज़ होती है वो एक होती है कि कॉस्ट पुश। जैसे मान लो अगर एक पेन पहले 10 रुपये का बनना था तो अब 12 रुपये का बनने लगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी इंक्रीमेंट हो जाए तो उससे भी इन्फ्लेशन आती है। एक होती है डिमांड पुल। मान लो किसी चीज़ की डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो गई। सपोज़ ये पेन पहले जब इसकी डिमांड नहीं थी 10 रुपये का बिकता था, पर अभी इसकी डिमांड हो गई तो ये 15 का बिकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब उसकी डिमांड हो गई। तो डिफ्लेशन, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, डिफ्लेशन, डिस्फ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो प्राइस लेवल है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर महंगी नहीं हो रही, सस्ती हो रही हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, सपोज पहले 4% था अब 2% हो गया, तो ये हमारा होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट CPI, WPI, GDP डिफ्लेटर ये मैंने पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बैंकिंग। सो बैंकिंग चैप्टर में हमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है कि नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुई थी। किस पर्पज़ के लिए हुई थी? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। और ये हमेशा डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करता, ये भी हमारा नाबार्ड जो है वो यहाँ पर बैंक से डील करेगा एंड बैंक हमारे पब्लिक से, यानी रीफाइनेंसिंग पे यहाँ पर काम हो रहा है। इसी तरीके से RBI भी काम करता है। RBI को एस्टेब्लिश करने का एक्ट जो पास हुआ था वो 1934 को हुआ था एंड 1935 अप्रैल 1 को RBI एस्टेब्लिश हो भी गया था, ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ द बैंक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कि 1921 में देखो क्या हुआ था। बैंकिंग जो चीज़ आई थी ना, बैंक्स जो आए थे इंडिया में वो ब्रिटिशर्स के कंट्रीब्यूशन से आए थे, ठीक है। बट क्या हुआ कि हमारा जो बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं ये साथ में आके इन्होंने एक बैंक बनाया जिसको हमने नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बाद में जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ने इस बैंक को एक्वायर करा इन 1955, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात चल रही है, तो इसको हमने SBI बोलना शुरू करा, ठीक है। सो आप देख रहे हो SBI का ओरिजिन कितने पहले से है, 1921, मतलब RBI से भी पहले, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। RBI का एक्ट पास, RBI एस्टेब्लिश मैंने अभी बता ही दिया है। तो 1969 में क्या हुआ था कि 14 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हो गए थे। नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप आ गई थी उन पर। इसी तरीके से 1980 में 6 और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हो चुके थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मतलब पब्लिक सेक्टर जो है यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रहा था बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ आवर बजट। बजट देखो, बजट क्या है? बजट में आपको 2 एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, एक होता है रिसीप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब जो भी चीज़ गवर्नमेंट के पास आ रही है, एक्सपेंडिचर मतलब जो भी चीज़ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। रिसीट 2 प्रकार की होती है, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीट्स होती हैं, पहले देखो मैं भी यहाँ से समझाती हूँ। एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे या तो कोई एसेट क्रिएट हो रही हो या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी घट रही है। लाइबिलिटी का मतलब जो चीज़ हमें पे करनी होती है, एसेट मतलब जो चीज़ हमारे पास है जो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका उल्टा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का उल्टा रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट, वो क्या करेगा कि एसेट को तो वो कम कर देगा एंड लाइबिलिटीज़ को बढ़ा देगा। इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो ये करेगा ना वो काम तुम करेंगे नहीं, मतलब नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर क्रिएट्स लाइबिलिटी, ठीक है। सो ये हमारी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। इनके एग्जांपल क्या है? लोन हमने लिया तो वो कैपिटल रिसीट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट है, क्योंकि लोन उसे देना भी तो पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। रेवेन्यू रिसीप्ट में भी हमारी एसेट रिड्यूस ना कुछ भी नहीं होता, तो इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन गिवन। ये भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट। टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है इस वीडियो में। एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब जैसे ग्रांट रिसीव्ड, गिफ्ट रिसीव्ड, ठीक है, पेंशंस रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब किसी को लोन दे दिया तो इसका मतलब क्या कि लाइबिलिटी कम हो गई, अपना लोन चुका दिया, या फिर इंफ्रा क्रिएशन, कैपिटल बन गई, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन गिवन, ना ही कोई एसेट बन रही है ना ही कोई लाइबिलिटी घट रही है। सो यहाँ पर हमें बजट में बस इतना ही पढ़ना है, और 1 फेब को जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपनी यूनियन की वो यहाँ पर बजट को पेश करती है, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, देखो मनी जो होती है वो क्या होती है? मनी रेफर्स टू द लीगल टेंडर, ठीक है। सो मनी वो होती है कि जिसके हेल्प से जो सर्कुलेशन में है एंड जो लीगली हर कोई एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सो 1977 में क्या हुआ था कि हमारे 4 अल्टरनेटिव्स जो हैं मनी सप्लाई के वो हमारे इवेल्युएट हो गए थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे? देखो ये रहा M1, M2, M3, M4। तो M1 जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन मनी,
मतलब जितना ही पैसा पब्लिक के पास है प्लस जो भी डिमांड डिपॉजिट है बैंक के प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। इसी तरीके से M2 क्या होती है, देखो M1 एंड M2 दीज बोथ आर नैरो मनी एंड M3 एंड M4 आर ब्रॉडर मनी, और हमारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं ये, ठीक है। देखो M1 में कुछ ऐड हो रहा है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखो ये जो सारे फॉर्मूला हैं ये आपको याद ही करने हैं, ओके। सो इसका कोई ऐसा रेलेवेंस है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि M3 जो है वो उसको हम एग्रीगेट मनी सप्लाई भी कहते हैं और ब्रॉड मनी भी कहते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी डाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले हमारी कमोडिटी मनी थी, यानी कि पहले बार्टर चलता था, ठीक है। देन उसके बाद मेटेलिक मनी आई जिसमें हमारे कॉइन्स हो गए। देन पेपर मनी जिसमें आरबीआई नोट्स कॉइन्स इशू करते हैं। क्रेडिट मनी जिसमें बैंक्स चेक्स इशू करते हैं। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मनी चैप्टर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जीएसटी। तो जीएसटी का जो एक्ट पास हुआ था वो हमारा 29 मार्च 2017 को हुआ था। कब इफेक्ट में आया था, 1 जुलाई 2017। एंड जीएसटी ने काफ़ी सारे टैक्सेस को अपने अंदर सब्स्यूम कर लिया था जो हमारे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बस एक्सेप्ट वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अब भी लगता है क्योंकि ये स्टेट के रिवेन्यू का सोर्स है। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी लिकर पे लगता है, ठीक है, इस तरीके से। डिमोनेटाइजेशन 3 टाइम्स हुआ है इंडिया में। पहली बार 1946 में हुआ था, इसमें 10,000 रुपीज़ का जो नोट है वो बैन हुआ था। इसी तरीके से 1978, देन उसके बाद 500,000 के नोट बंद हुए थे 8 नवंबर 2016 को। पेपर टैक्स का कॉन्सेप्ट एक पास्ट ईयर में है आपका। पेपर टैक्स मतलब कि हम डिजिटली फाइल नहीं कर रहे हैं टैक्स को, ट्रेडिशनल वे में पेपर पे फाइल कर रहे हैं, जैसे गिफ्ट टैक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर टैक्स, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लॉरेंस कर्व एंड फिलिप्स कर्व। लॉरेंस कर्व वो होता है जो हमें इनकम एंड वेल्थ के बीच में, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशन बताता है। फिलिप्स कर्व वो होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में हमारा रिलेशन बताता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ बीओपी का जो चैप्टर है, बीओपी में हमारा क्या है चीज़ें कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि हम एक पूरा ब्यौरा बनाते हैं जिसमें एक साइड एक्सपेंडिचर, एक साइड हमारा होता है रिवेन्यू, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, उसका पूरा एक स्टेटमेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, बीओपी। सो अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है रिवेन्यू साइड से तो मतलब बीओपी डेफिसिट, एक्सपेंडिचर साइड कम है रिवेन्यू साइड से तो मतलब बीओपी सरप्लस, एक्सपेंडिचर इक्वल है तो बीओपी बैलेंस्ड, ठीक है। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिया के लोन का, एलपीजी रिफॉर्म्स का। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, बट कैसे आए, जब हमारे को लोन की ज़रूरत थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 रिफॉर्म्स आए आईएमएफ के रिकमेंडेशंस पे। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लिबरल बना रहे हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको हम सेल कर रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम अपने पीएसयूज़ की कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सो उनको स्टेटस दे रहे हैं महारत्नास, मिनी रत्नास एंड नवरत्नास के। जैसे नवरत्नास में एग्जांपल है भेल, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसी तरीके से महारत्नास में जो है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारा ये है मिनी रत्नास, उसमें हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके के एग्जांपल यहाँ पूछ लिए जाते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। इसी तरीके से जो 1995 है उसमें हमारा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में एक पूरा 1995 में हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई जिसके मेंबर 164 कंट्रीज़ थे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा हुआ, जिससे ग्लोबल जो एक्सपेक्ट है कि हम ग्लोबली फ्री, हमारा एफटीएस का भी कॉन्सेप्ट आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। सो जो भी हम बाहर के देशों से ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमारे को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या पॉलिसी हैं, क्या हमारे को यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेंगी, वो सारी चीज़ें WTO को हमारा पता लगाता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विच इज़ आवर पोवर्टी। सो पोवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि पोवर्टी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पहले दिया था दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। एंड ही वाज फर्स्ट टू गिव द मेजर ऑफ द पोवर्टी विद द टाइटल जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, इस टाइटल से। अब देखो यहाँ पर आपका पास्ट ईयर में कुछ पूछा गया है, इससे पास्ट ईयर में पूछा गया है कि पुअर्स कौन होते हैं। देखो पुअर्स वो होते हैं जो, देखो ये पोवर्टी लाइन है, ठीक है, ये पोवर्टी लाइन है। एंड इस पोवर्टी लाइन के ऊपर जो भी होंगे उसे कहेंगे हम अबव पोवर्टी लाइन, इससे नीचे जो भी होंगे वो होंगे बिलो पोवर्टी लाइन, ठीक है। अब आते हैं कि पुअर के कितने टाइप हो सकते हैं।
तो कौन कौन पुअर है, एक होता है क्रॉनिक पुअर, एक होता है ट्रांजिएंट पुअर, एक होता है नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर मतलब इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, ऑलवेज जो हर समय पुअर ही रहे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रहे, एंड हमारा यूजुअली पुअर का मतलब है जो वैसे तो हमारे पुअर ही रहते हैं लेकिन कभी कभार बिलो अबव पॉवर्टी लाइन भी चले जाते हैं, तो यूजुअली पुअर हैं। ठीक है। चर्निंग पुअर का मतलब है जो आते जाते रहते हैं, मतलब पहले आउट हो गए पॉवर्टी लाइन से, अबव पॉवर्टी लाइन, देन बिलो, देन अबव, देन बिलो, ऐसे होते रहते हैं। ओकेजनली पुअर का मतलब है वैसे तो वो ऊपर ही रहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, लेकिन कभी कभार बिलो पॉवर्टी लाइन भी वो चले जाते हैं। नॉन पुअर मतलब जो हमेशा ही अबव पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहें। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो अब हम आते हैं आगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स पे। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद करने की हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975, नरेगा जो है उसका एक्ट 2004 में आया था। देन महात्मा गांधी जी से उसके नाम को चेंज करके 2005 में मनरेगा नाम से ये पूरा फेमस हुआ। देन नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में, पोलियो फ्री इंडिया का घोषित हुआ था हमारा 27 मार्च 2014 को। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेनी है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीडियो। सो आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसके बाद आपको PYQ वाली वीडियो देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद लगानी। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।